आकार अकेडमी। दोस्तों, आज मैं 2019 के आगे के क्वेश्चंस के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ। तो देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। पंडित अनोखेलाल मिश्र के गुरु कौन थे? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पंडित अनोखेलाल जी थे कौन। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो बनारस घराने से संबंधित थे। इनका लिए फेमस है ये ना धिन धिन ना, मतलब तीन ताल का जो ये पार्ट है ना धिन धिन ना, उसके जादूगर कहे जाते थे। इसमें उनको महारत हासिल थी। धीरे धीरे बजाने में इनकी विशेषज्ञता थी। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे पंडित भैरव प्रसाद मिश्र। तो ये कहाँ के कलाकार थे? बनारस के। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोमल आवाज में गमक को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वरों के कंपन को गमक कहा जाता है और भारतीय संगीत के अंतर्गत, उत्तर भारतीय संगीत के अंतर्गत गमकों की संख्या हमने 15 मानी है और दक्षिण भारतीय संगीत के अंतर्गत गमक की संख्या हमने कितनी मानी है? 10, जिसका विवरण मैंने इससे पहले के जो वीडियो था उसके अंदर बताया था। आज हम जो कोमल आवाज में गमक को क्या कहते हैं, वह कहलाता है नामिक। उसके बाद इसके 3 और ऑप्शन थे जिनके बारे में बताऊंगी मैं। मुद्रित, मुद्रित के अंतर्गत हम मुंह बंद करके जब स्वरों का कंपन करते हैं तो वह मुद्रित गमक कहलाया जाता है। कुरला, जब हम गले को संकुचित करके स्वरों का कंपन करते हैं तो वो कुरला गमित कहलाता है। प्रल्लावित, यह वर्तमान में जिस प्रकार हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंड ध्वनि में जाते हैं जिसे वर्तमान में मीड़ कहते हैं, उसी का प्राचीन नाम प्रल्लावित गमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झप ताल के एक आवर्तन को त्रिगुण में पठन करने से कितनी मात्राएं होंगी? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि झप ताल में मात्राएं कितनी होती है। झप ताल में होती है 10 मात्राएं। तो आप जब त्रिगुण करते हैं किसी की भी, तो उसको हम पहले पूरी ठेके को लिख लेते हैं, फिर उसे पीछे से बांधते हैं। तो मैंने पूरे ठेके को लिखा, जैसे कि लिए आपने यहाँ से धी ना धी ना ती ना धी ना। फिर त्रिगुण मतलब एक मात्रा में 3 स्वर होंगे, तो मैंने इसे पीछे से बांधना चालू किया, 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमारी चौथी मात्रा जो स्टार्ट होती है उसमें हमारा सिर्फ धी आता है, तो उसको पूरा करने के लिए हम इसमें 1 और 2 अंक जोड़ देते हैं। तो 6 मात्रा तक आप सिंगल बोलेंगे, उसके बाद आपको 1 2 बोलना है, फिर तीसरे हिस्सा जो ताल का होगा, इस मात्रा का, वहां से ये त्रिगुण स्टार्ट होगी। तो इसका सही अंक आएगा 3 सही 1/3, क्योंकि मात्रा कितनी है? 1 पूरी 2 3 और इस वाली का 1/3 हिस्सा से मात्रा स्टार्ट हो रही है। तो हमारी झप ताल की त्रिगुण कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 सही 1/3। अगर आपको इसमें समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं इसको डिटेलिंग में इस वाली पद्धति को कैसे त्रिगुण करते हैं, चौगुन कैसे निकालते हैं, ये आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगी। आड़, द्रुत, आड़, बियाड़, कुआड़ कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला व तमाशा जैसी लोक कलाएं विधाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? रामलीला हम सभी जानते हैं कि नौटंकी, ये जो भी होते हैं ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये छंदोबद्ध काव्य होता है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, संवाद होते हैं। उसके बाद उसमें नृत्य होता है, गीत होता है और नृत्य होता है। इन तीनों के जो सम्मिलित रूप होते हैं उन्हें कहता है गीत नाट्य। मेन इसमें हम किसी कथा को संवादों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे मूवीज भी हम देखते हैं जिसमें संवाद भी होते हैं, गीत भी होता है, नृत्य भी होता है, सब कुछ होता है। पर ये नाटक से संबंधित चीजें हैं और ये प्रचलित है। जैसे तमाशा, ये रामलीला, इसमें किसी कथा को हम संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीति नाटक के उद्भव और विकास में अपना अद्भुत योगदान दिया, जिसके अंतर्गत इसके 5 अंग बताए गए हैं। पहला है प्रस्तावना, कि किस विषय से लेकर यह नृत्य नाटक रचा जा रहा है। जैसे अगर हमने ऋतुओं के बारे में समझाना है तो हम कालिदास का ऋतु संघाट नाटक ले लेंगे, जिसमें प्रत्येक ऋतु के बारे में वर्णन किएंगे, तो उसकी भूमिका हम बताएंगे कि ये ऋतुओं से संबंधित नृत्य नाटिका है या गीत नाटिका है, या ऋतु से संबंधित है, इसमें गीत और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब ऋतु से संबंधित होगा। फिर दूसरा इसका पार्ट होता है कथा, तीसरा होता है संवाद अभिनय, चौथा होता है इसका गीत और नृत्य। संपूर्ण कथा गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गीति नाट्य। और जिसमें संपूर्ण कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसे कहते हैं नृत्य नाटिका। ये 2 प्रकार से प्रस्तुत की जाती है, एक होती है मूक अभिनयात्मक और दूसरी होती है संवादात्मक। मूक अभिनयात्मक के अंदर क्या होता है? जो पार्ट होता है, सिंगर वो पीछे गाता है
और उसको हम लोग एक्ट करके बताते हैं। जैसे मोना एक्ट होता है कि म्यूजिक चलता है और हम अपना एक्ट करके उस पूरी चीज को प्रस्तुत करते हैं। ये होता है एक तरीका। एक तरीका होता है जिसमें जो पात्र है वो संवाद करता है, स्टेज पर परफॉर्म करता है, बीच में जैसे कोई चीज आती है तो उसमें गीत के द्वारा है ना प्रस्तुत किया जाता है, गीत और नृत्य के द्वारा। तो इस प्रकार से जो रामलीला व तमाशा है लोक कलाएं में किसके अंदर गायन आती है, गीति नाटक के अंतर्गत। अब मैं आपको कुछ चीजें से जुड़ी हुई बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको विशारद के अंदर मिल जाएगा 666 पेज पर। अगर आपके पास संगीत विशारद है उसके अंतर्गत गीति नाट्य के अंदर इसका पूरा डिटेलिंग दे रखा है, जिसे आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। झपताल आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, मैनुअल में भी मिल जाएगा, सब में आपको तिगुन मिल जाएगी। ये मैंने मैनुअल से लिया है, संगीत मैनुअल की बुक से लिया गया है ये वाला आंसर। आप उसमें देखिए बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी है, आपको समझ में और अच्छे से आएगा, क्योंकि 15 गमा के मैंने आपको सिर्फ 4 के बारे में बताया है, और आपको पढ़ना है तो आप उधर से पढ़ लीजिए। ये अनोखीलाल मिश्र का आपको अरिहंत में मिल जाएगा, तो उसमें बहुत डीपली दे रखा है, इतना डीपली, क्योंकि थियोरिटिकल पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। पिन पॉइंट पढ़ना, विशेषताएं पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको डीपली पढ़ना है तो आप इसे अरिहंत बुक में से ट्राई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।